मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य इतिहास, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण और उसमें सम्राट अशोक के उत्तरदायित्व के विषय में। सम्राट अशोक की मृत्यु के लगभग 50 वर्ष के भीतर ही शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य समाप्त हो चुका था। यद्यपि इस विषय पर इतिहासकारों में मतभेद है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि इसके लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि विभिन्न कारणों ने मिलकर मौर्य साम्राज्य के पतन में अपना योगदान दिया। अगर सबसे प्रमुख कारण की बात करें तो बहुत से विद्वानों ने अशोक के पश्चात उसके दुर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारियों को मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। अशोक के उत्तराधिकारियों में इतनी योग्यता और सामर्थ्य नहीं थी कि वे शक्तिशाली और विस्तृत मौर्य साम्राज्य को भली भांति चला सकें। इसका सीधा परिणाम प्रशासन की शिथिलता और केंद्रीय शासन की दुर्बलता के रूप में प्रकट हुआ। इसके फलस्वरूप साम्राज्य के दूर स्थित प्रदेश उससे स्वतंत्र होने लगे और मौर्य साम्राज्य विभाजित होकर टूटने लगा। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के पश्चात कश्मीर में उसके पुत्र जलौक ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। वहीं तारानाथ भी गंधार में वीरसेन के स्वतंत्र राज्य का उल्लेख करता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि साम्राज्य के विखंडन से उसकी शक्ति का ह्रास हुआ होगा और वह पतनोन्मुख होने लगा। वहीं डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने मौर्य साम्राज्य के दूरस्थ प्रांतों में होने वाले प्रांतपतियों के अत्याचारों को मौर्य साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण कारण माना है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान में बिंदुसार और अशोक के समय में तक्षशिला में होने वाले ऐसे अनेक विद्रोहों का उल्लेख मिलता है जिसका कारण प्रांतपतियों के अत्याचार थे। अपने कलिंग अभिलेख में भी अशोक ने अपने अधिकारियों से जनता के प्रति उदार व्यवहार अपनाने का निर्देश दिया है, जो कि राज्य कर्मचारियों के स्वेच्छापूर्ण शासन की ओर संकेत करता है। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार इन अत्याचारों के कारण मौर्य साम्राज्य में जनता मौर्य शासन के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसकी परिणति अंततः विद्रोहों के रूप में हुई और इन प्रांतों ने मौर्य साम्राज्य से स्वयं को पृथक घोषित कर दिया। वहीं प्रोफेसर डी कौशाम्बी ने संकटग्रस्त मौर्य अर्थव्यवस्था यानी मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को, जो दयनीय हो रही थी, मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण के रूप में स्वीकार किया है। विस्तृत नौकरशाही, विशाल सैन्य संगठन और अशोक की दानशीलता और उसके परोपकारी कार्यों से मौर्य अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। अतः जनता पर भारी कर लगाए गए, जिसकी पुष्टि अर्थशास्त्र और पतंजलि के महाभाष्य में उल्लिखित उल्लेखों से होती है। इस काल के आहत सिक्कों में भी धातु की मिलावट मिलती है, जो इस संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को सूचित करती है। लेकिन रोमिला थापर ने इस मत की आलोचना करते हुए कहा है कि आहत सिक्कों में मिलावट संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता का परिणाम थी। समकालीन विदेशी वृत्तांतों और उत्खनन में प्राप्त मौर्यकालीन भौतिक अवशेषों से भी मौर्यों की विकसित अर्थव्यवस्था और भौतिक समृद्धि का ही परिचय मिलता है। वहीं डॉक्टर रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को अपने भिन्न नज़रिए से परिभाषित करने का प्रयास किया है। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कुछ अन्य कारणों को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिनमें पहला है शासन में केंद्रीकरण की प्रधानता। ऐसे शासन के लिए शासक का योग्य होना परम आवश्यक था, परंतु अशोक के उत्तराधिकारियों में वह योग्यता नहीं थी, जिसके फलस्वरूप केंद्र में शासन का शिथिल पड़ना स्वाभाविक था, जिसके कारण साम्राज्य के दूरवर्ती प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में स्थिरता आने लगी और वे साम्राज्य से पृथक होने लगे। वहीं दूसरा कारण थापर के अनुसार यह था कि मौर्य नौकरशाही भली भांति प्रशिक्षित नहीं थी। इनके अनुसार एक सुयोग्य व प्रशिक्षित नौकरशाही राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भी प्रशासन को संगठित और गतिमान बनाए रखने में सक्षम हो सकती थी, लेकिन अधिकारियों की नियुक्ति में मौर्य शासकों की निरंकुश इच्छा के कारण ऐसा संभव नहीं था। लेकिन अनेक विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र से यह स्पष्ट होता है कि सभी उच्च कर्मचारी योग्यताओं के आधार पर ही नियुक्त किए जाते थे। मौर्य साम्राज्य के पतन का तीसरा कारण डॉक्टर रोमिला थापर ने मौर्य युग में राष्ट्रीय चेतना के अभाव को माना है। विशाल मौर्य साम्राज्य अपने अंदर अनेक जाति, नस्ल और भिन्न संस्कृतियों के लोगों को समाये हुए था। इनमें परस्पर एकता का नितांत अभाव था और मौर्य साम्राज्य के प्रति उनमें कोई लगाव या सहानुभूति भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में इन तत्वों को मात्र शक्ति के आधार पर ही संगठित और नियंत्रित किया जा सकता था। अतः अशोक के उत्तराधिकारियों की दुर्बलता का लाभ उठाकर
इन तत्वों ने पुनः अपना संबंध केंद्र से विच्छेद कर लिया और मौर्य साम्राज्य विखंडित होना प्रारंभ हो गया। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन में सम्राट अशोक के उत्तरदायित्व के विषय में। अनेक इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए सम्राट अशोक और उसकी नीतियों को उत्तरदायी ठहराया है। इस संबंध में प्रमुखतः दो मत प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला मत पंडित हरप्रसाद शास्त्री का है, जिन्होंने अशोक की बौद्ध समर्थक और ब्राह्मण विरोधी नीति के विरुद्ध उत्पन्न प्रतिक्रिया को मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। इनका तर्क है कि अशोक द्वारा ब्राह्मण विशेषाधिकारों की समाप्ति, पशु बलि पर प्रतिबंध, दंड समता और व्यवहार समता की स्थापना, धर्म महामात्रों की नियुक्ति आदि कार्य ब्राह्मणों के विरुद्ध थे। अतः अशोक की नीतियों के कारण ब्राह्मण वर्ग में मौर्यों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में संगठित होकर मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया। लेकिन डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी जैसे विद्वान इस मत से सहमत नहीं है, क्योंकि किसी भी साक्ष्य से अशोक का ब्राह्मण विरोधी होना सिद्ध नहीं होता, बल्कि अपने अभिलेखों में उसने ब्राह्मणों के प्रति सम्मान व उनके कल्याण की ही बात कही है। पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह भी ब्राह्मण विद्रोह न होकर मात्र एक सैनिक विद्रोह ही कहा जा सकता है। वहीं दूसरा मत डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी और अन्य विद्वानों का है, जिन्होंने अशोक के द्वारा कलिंग विजय के बाद अपनाई गई शांति और अहिंसा की नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। इनके अनुसार अशोक की धम्म विजय की नीति के कारण मौर्य सेना में निष्क्रियता व्याप्त हो गई और वह विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने में असफल सिद्ध हुई। लेकिन प्रोफेसर बरुआ, डॉक्टर रोमिला थापिर जैसे अनेक इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि अशोक ने अपनी सैन्य शक्ति में कोई कमी की हो या उसे भंग किया हो, बल्कि 13वें शिलालेख में उसके द्वारा आठविक जातियों को दी गई दंडित करने की चेतावनी सुदृढ़ सैन्य शक्ति का ही प्रतीक मानी जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि अशोक ने सैन्य शक्ति की पूर्णतः उपेक्षा नहीं की, बल्कि एक व्यवहारिक शासक की भांति ही कार्य किया, और इसी कारण अशोक की मृत्यु होने तक विशाल मौर्य साम्राज्य पूर्णतः स्थिर और शक्तिशाली बना रहा।